हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि फायर स्टार्ट का मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और उसी क्रम में आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है उसका मैं प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो जो भाई बहन अभी इस प्रैक्टिस को नहीं देखे हैं दोनों प्रैक्टिस को, वो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लिखा हुआ है कि पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। जो पर्यावरण अपकर्ष है उससे क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। और ऑप्शन नंबर डी जो लिखा हुआ है उपयुक्त सभी। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हेकीस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। जो हेकीस्टोथर्म पौधे होते हैं वो कहाँ उगते हैं, ये आपको बताना है। तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर या बहुत कम प्रकाश में। तो जो आपके ये हेकीस्टोथर्म पौधे होते हैं ये बहुत कम ताप पर उगते हैं, बहुत कम ताप पर उगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सही नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह जैविक एवं अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक बंद तंत्र है। और ऑप्शन नंबर डी, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो आप लोग आंसर तो समझ ही चुके होंगे कि ये आपका क्या है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। यह एक खुला तंत्र होता है। कैसा तंत्र होता है, खुला तंत्र, या बंद तंत्र नहीं होता है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका डी 4 लिखा हुआ है, किसी जीव की पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है। किसी जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है। निके जो लिखा है वो निकेत ही है, ये आप ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था कि जो ये निकेत शब्द है वो ग्रीनेल्स ने 1917 में दिया था। किसने, ग्रीनेल्स ने 1917 में दिया था। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है कि जीव के विशिष्ट प्राकृतिक वास से, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से, विभिन्न परिस्थितियों में किसी जीव जाति की विविध उपस्थिति से और सभी अन्य जीवों के साथ इसकी अन्योन्य क्रिया से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीव की विशिष्ट प्राकृतिक वास से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना में उत्पादन, परभक्षण, पोषक रूपांतरण तथा ऊर्जा और पदार्थों का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह जैसे प्रक्रम शामिल हैं। ऑप्शन ए लिखा हुआ है पारिस्थितिक प्रकार्य, ऑप्शन बी परितंत्र प्रकार्य, ऑप्शन सी परितंत्र संरचना और ऑप्शन डी लिखा हुआ है जैव भू रासायनिक चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। क्या हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। कुछ आपको परियोजनाओं के बारे में दिया गया है और उसको कालानुक्रम करना है। मैं पहले से ही लिख रखा हूँ कि जो मगरमच्छ परियोजना है वो आपका 1975 में, हाथी परियोजना आपका 1992 में, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में और वन महोत्सव 1950 से मनाया जा रहा है। और 1975 से ही मगरमच्छ और घड़ियाल दोनों याद रखना, ये दोनों परियोजनाएं 1975 से ही शुरू हैं। अच्छा, अब आपको ये बताना है कि घड़ियाल और मगरमच्छ हो ही गया, तो आपको बताना है गिद्ध परियोजना कब से चल रहा है। गिद्ध परियोजना आपको बताना है, हंगुल परियोजना कब से चल रहा है, और आपको बताना है लाल पांडा परियोजना कब से चल रहा है। चलिए, तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, ये अपना कोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें मानस, वाल्मीकि, सलीम अली और सुल्तानपुर, ये आपसे ये पूछा गया कि कहाँ पे कौन सा है। तो मानस आपका असम में है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, सलीम अली आपका जम्मू कश्मीर में है और सुल्तानपुर आपका हरियाणा में है। ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन सलीम अली अगर आपसे बर्ड सेंचुरी पूछेगा
पक्षी विहार पूछेगा आपसे, पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आप कहाँ बताएंगे? तो ये आप बताएंगे गोवा में। कहाँ पे? गोवा में, ये ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि आप बताइए सलीम अली पक्षी विहार कहाँ है या पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आप गोवा राइट आंसर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि मामूली वनोपज MFP को किस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के दायरे में लाया गया? जो MFP था उसको कब MSP के दायरे में लाया गया, ये आपको बताना है। तो ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका वर्ष 2013-14 में। कब लाया गया था? तो वर्ष 2013-14 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। यहीं पे टैली घाटी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में टैली घाटी। और मणिपुर में आप देख रहे हैं कि थिनुगेई पक्षी विहार, और नागालैंड में इटाकी नेशनल पार्क है, और मेघालय में आपका नॉकरेक नेशनल पार्क है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका मैं थोड़ा सा आपको छोटा कर दे रहा हूँ। इसमें बताना है आपको कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में कौन सा सही है। यह यूरोपीय संघ की पहल है। यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन 3 दिया हुआ है इसमें। इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान WRI और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद WBCSD द्वारा किया जाता है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, थोड़ा समय और उसके बाद में केवल 3 और 1, 2, 3, कौन सा सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह यूरोपीय संघ की पहल है और यह लक्षित विकासशील देशों उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये आपका सही हो जाएगा। वन का मुख्य स्रोत है, वन मुख्य स्रोत है, तो वन किसका मुख्य स्रोत है ये आपको बताना है। ईंधन का, जीविकोपार्जन का, जैव विविधता का या उपयुक्त सभी का। तो ये तो थोड़ा सा मैं इजी क्वेश्चन में कहूँगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है निम्नलिखित में, जो ये लिखे हुए हैं चारों ऑप्शन, इसमें किस में न्यूनतम है ये आपको बताना है। तो किस में न्यूनतम है बताइए आप लोग। तो जो आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। और अगर मैक्सिमम की बात करेगा तो मैक्सिमम क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये भी क्षेत्रफल के ही आधार पर है, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्र न्यूनतम, ये भी मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक है। और यदि आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछ लेगा तो लक्षद्वीप, परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप। और अगर केंद्र शासित प्रदेश ना देकर के अगर राज्य ही ऑप्शन में देगा तो आपको मिजोरम मारना है। क्या मारना है? मिजोरम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, सुंदरबन में, पेरियार में या शांत घाटी में। कहाँ पे पाया जाता है? मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं आपको बताना है। 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। कहाँ पे? इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट की खेती के बारे में कुछ आपको कोटेशन दिए हुए हैं, इसके बारे में आपको विचार करना है। तो ये जूट की खेती एक रबी की फसल है, तो ये तो गलत हो जाएगा।
ये किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। रबी की फसल में आपको एक ट्रिक बताया था कि हूटर बजते ही जो उसमें आलू लाया, नाई हूटर बजते ही, सॉरी, नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ये ट्रिक मैं आपको बताया था। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं एक बार इसको दोबारा बता दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो मुझे लग रहा है कि ये डिलीट हो गया था। तो यदि आपको ये ट्रिक जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा एक छोटा सा वीडियो बना करके। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, सॉरी, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जूट की फसल के लिए उच्चतम तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कह रहे भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में तक सीमित है। देश के पूर्वी क्षेत्र तक सीमित है। सर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा सही है। ये दोनों क्या हैं? सही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ आपको कृषि का नाम दिया है। इधर जो है ये कृषि का नाम दिया हुआ है, ये कृषि का नाम दिया है, और ये आपका संबंधित राज्य दिया हुआ है कि कौन सा राज्य किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इसमें जो हो जाएगा आपका पोंडू कहाँ बोला जाता है, आप लोग बताइए। पोंडू, पोंडू उड़ीसा में बोला जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा आपका। मासा, अब मासा कहाँ बोला जाता है? तो मासा हिमाचल प्रदेश में तो बोला नहीं जाता, तो कहाँ बोला जाता है ये आप लोग कमेंट कीजिए। पूनम आपका केरल में है, और झूम जो है वो असम में है। झूम असम में है, पूनम केरल में है, पोंडू उड़ीसा में है, लेकिन जो ये आपका है ये मासा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये मासा जो है कृषि वो कहाँ पे बोली जाती है। फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, और निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता कहाँ मिलती है? शीतोष्ण पर्वतीय वन, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में, अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, और मरुस्थलों और सवाना मैदानों में। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है? 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सवाना। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सवाना। सेल्वास घास का मैदान जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। प्रेरी कहाँ पाया जाता है? प्रेरी घास का मैदान, ये आपको बताना है कि कहाँ पाया जाता है। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? आप लोग कमेंट कीजिए, प्रेरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो प्रेरी घास का मैदान जो है वो आपका उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 20 लिखा हुआ है कि गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। पासु मृदा, दुमटी मृदा, बलुई मृदा, या लोयस मृदा। तो ऑप्शन नंबर डी का 20 का सही हो जाएगा, डी, लोयस मृदा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों किससे जुड़ी होती है? सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं, आपको बताना है। 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो खाद्य जाल। किससे? खाद्य जाल से। क्वेश्चन नंबर आपका 22 लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिस्टम की जब बात करेगा ना तो आपको ध्यान रखना है टेंसले। कौन? टेंसले। इकोसिस्टम जब कहेगा तो टेंसले। और
इकोलॉजी जब कहेगा तो कौन है, तो इकोलॉजी के हैं अर्नेस्ट हेकल। कौन है, अर्नेस्ट हेकल। हेकल इकोलॉजी हैकल। और सिस्टम ट्रांसलेट, टम ट्रांसलेट ऐसे ध्यान रख लेना है। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि जैविक पर्यावरण में शामिल हैं, जैविक पर्यावरण में शामिल हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती या जैविक खेती। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक खेती। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा हुआ है 25 में कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, कौन सा वन उत्पाद नहीं है। गोंद, प्लाईवुड, लाख या कैरोसिन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोसिन। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोसिन। सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है, सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली है LEIA, LEISA, HEIA और इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली कौन सी है। तो 26 नंबर को जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो LEISA। LEISA का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग नोट कर लीजिए, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। LEISA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि अरहर प्लस मूंग एक उदाहरण है। अरहर और मूंग किस चीज़ का उदाहरण है ये आपको बताना है। ये सिंड्रेटिक फसली, रिले क्रॉपिंग, अंतः फसली या बहुफसली। तो इसका 27 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतः फसली है। कैसी फसली है, ये अंतः फसली है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है। हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप में बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाता है। 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में मृदा संरचना, ऑप्शन बी में मृदा परमियोबिलिटी, ऑप्शन सी में मृदा रचना और ऑप्शन डी में मृदा प्लास्टिसिटी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, मृदा रचना। क्या हो जाएगा, मृदा रचना। क्वेश्चन नंबर आपका 29 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 या खाद्य उत्पाद आदेश 1956 एवं मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 29 नंबर का, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर आपका 30 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशाओं दोनों के अनुसार भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कि हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः दो प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही हैं। हिमालय वनस्पति ऊंचाई और जलवायु दशाओं में पाई जाती है, दोनों से भिन्न होती हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 31 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है। कौन सी फसल जो है बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, पटसन, चाय, गन्ना या कपास। ये बराक घाटी कहाँ है, तो बराक घाटी असम में है और आप लोग असम से तो जान ही गए होंगे, असम से तो आप जान ही गए होंगे कि क्या वहाँ पर होता है, बिल्कुल चाय होता है। क्या होता है, चाय। पटसन के लिए आप पश्चिम बंगाल,
गन्ना के लिए आप यूपी, गन्ना के लिए आप यूपी, और उसके बाद में कपास के लिए आप कहाँ पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गुजरात साइड में कपास का पैदावार सर्वाधिक है। फिर एक फसलीय कृषि विशेषता है। एक फसलीय कृषि की विशेषता क्या है ये आपको बताना है। एक फसलीय कृषि की विशेषता क्या है? व्यापारिक, अन्य कृषि की, चलवासी कृषि की, आत्मनिर्भरता मूलक कृषि की, या जैविक कृषि की। 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यापारिक अन्य कृषि की। व्यापारिक अन्य कृषि की। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है ये आपको बताना है। कह रहे आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली, वर्ष भर आर्द्र सूडान, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु शुष्क शीत ऋतु ईरान, और वर्षा भर शुष्क चिली। सॉरी, वर्षा मैं कह रहा हूँ, वर्ष भर शुष्क जो है वो आपका चिली है। तो 33 का कौन सा आपका हो जाएगा? 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु इटली में। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है। 34 में लिखा है कि न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम कौन सा है ये आपको बताना है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टुंड्रा। कौन सा हो जाएगा? टुंड्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एंटीसॉल है। एंटीसॉल क्या है ये आपको बताना है। एंटीसॉल जलोढ़ मिट्टी है, कपास की काली मिट्टी है, लैटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। 36 नंबर कह रहे हैं वन महोत्सव किस महीने मनाया जाता है? वन महोत्सव, वन महोत्सव आपका जुलाई में मनाया जाता है। कब? जुलाई में। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। संसार का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो है सागर। क्या है? सागर। प्राकृतिक पर्यावरण के मुख्य घटक हैं सभी जीव, भूआकृतिक कारक, जलवायु कारक, या ये सभी। 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। 39 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा संरक्षित नहीं है? वनोन्मूलन, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, उसके बाद में बृहद वृक्षारोपण, या जलाशयों की सफाई। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहा है, तो जब वन को काटेंगे तो पर्यावरण संरक्षण कहाँ होगा? क्वेश्चन नंबर 40 लिखा हुआ कि सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य है पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधक, ग्रामीण क्षेत्रों में चकबंदी, वन प्राणियों का संरक्षण, चारागाहों का विकास। 40 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास के मदद में उद्देश्य से वनों का प्रबंधक। 41 नंबर लिखा हुआ है कि किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? किन वन को मानसून वन कहा जाता है? आर्द्र मानसून वन, मरुस्थलीय वन, सदाबहार वन, या उष्ण पर्णपाती वन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उष्ण पर्णपाती वन। क्या हो जाएगा? उष्ण पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 42 लिखा हुआ है कि फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक मृदा है, जलवायु है, सिंचाई का प्रबंधन है, या उपयुक्त सभी है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि फसल चक्र में आपका मृदा भी जरूरी है, जलवायु भी जरूरी है, और सिंचाई का प्रबंधन भी जरूरी है, वो सबसे ही प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे। तो भैया एक सींग वाला गैंडा तो आप बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है? कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कि कोरिंगा गरान वन कहाँ स्थित है। कोरिंगा गरान जो आपका 44 है उसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश।
44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य में बाघ रक्षित स्थान टाइगर रिजर्व की संख्या अधिकतम है? तो कहाँ पे सर्वाधिक टाइगर हैं आप लोग बताइए। सर्वाधिक टाइगर कहाँ है? टाइगर प्रदेश किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था, यही आपको बताना है। 46, तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिकागो, लंदन, वाशिंगटन या रियो डी जेनेरियो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो। कहाँ हो जाएगा? रियो डी जेनेरियो में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 लिखा हुआ कि भारतीय हॉटस्पॉट धनी हैं। भारतीय हॉटस्पॉट धनी हैं पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादप तथा विशेष क्षेत्रीय पादप जातियों में, पुष्पीय पादप विशेष क्षेत्रीय पादप जातियों और कुछ स्तनधारियों में, या पुष्पीय पादप विशेष क्षेत्रीय पादप जातियां सरीसृप उभयचर तथा कुछ स्तनधारियों में। 47 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुष्पीय पादप विशेष क्षेत्रीय पादप जातियां सरीसृप उभयचर तथा कुछ स्तनधारियों में। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है कि भारत में किस प्रकार के वन अधिकतम प्रतिशत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय वर्षा सदाबहार वन, सब अल्पाइन एवं अल्पाइन वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंधा दर्जन जो है ये मैं आपको कल ही बता चुका था कि गंधा दर्जन से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ से, 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ से। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से स्थान ओजोन के बारे में सही है? यह ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसका रंग हल्का नीला है, इसकी मोटाई रेम में मापी जाती है और यह क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन के बारे में बताइए कौन सा सही होगा? ओजोन मंडल के बारे में कौन सा सही होगा बताइए। तो जो आपका 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। पहला, दूसरा और चौथा सही है। ये इसकी मोटाई रेम में नहीं मापी जाती है, इसकी मोटाई जो है वो डाप्सन में मापी जाती है। किसमें? डाप्सन में मापी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो ये 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए और आपको ये बताना है कि 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। 50 में से आपका 40+ सही होना चाहिए। और जो भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो जो ये आरबीसी होती है, इसका निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो आपको पता है कहाँ पे होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। दूध किसका घटिया स्रोत है? अब भैया दूध किसका घटिया स्रोत रहेगा? विटामिन सी आप जानते हैं खट्टा होता है, तो दूध खट्टा तो होता नहीं है, इसी का आपका घटिया स्रोत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि गाय और भैंस के थनों में दुग्ध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? कौन सी हार्मोन की सुई लगाई जाती है बताइए। 53 नंबर, इसका जो क्या हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का पिट्यूटरी हार्मोन है जो गर्भाशय के संकुचन पैदा कर दूध उतारने में सहायक है। इसका उपयोग गाय एवं भैंस के थनों में दूध निकालने के लिए किया जाता है। और जो ये आपका सोमैटोट्रोपिन है, वो आपका वृद्धि हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 54 आपका लिखा हुआ है, मानव के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक अंग
प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो 54 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। प्रतिरक्षी तंत्र के मुख्य अंग जो होंगे आपके थाइमस, अस्थिमज्जा, लसिका पर्व, लसिका वाहिनी, तिल्ली, त्वचा, यकृत, ये सब आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 लिखा हुआ है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है। तो एडेनिन, ग्वानिन, उसके बाद में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये आपका डीएनए में पाया जाता है। लेकिन यूरेसिल कहाँ पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है 56 में लिखा है कि पादपों के लैंगिक जनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताना है। 56 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका। पहला परागण हो जाएगा, दूसरा निषेचन, तीसरा युग्मनज का विभाजन, भ्रूण का बनना, फिर उसके बाद में पौधा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 57 में लिखा हुआ है कि ट्राइसोमी 21 को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो 21 को किस नाम से जाना जाता है आप बताइए। तो 21 को आप डाउन सिंड्रोम से, कौन से सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मैथ का क्वेश्चन। और मैं आपको बताया हूँ कि मैथ का क्वेश्चन में जितना भी हैं सारे प्रैक्टिस का एक ही वीडियो लाऊंगा और उसी में सारा सॉल्व करवा दूंगा। तो ये आप लोग देखिएगा 58 नंबर, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 58-59 का मैं एक जगह कर दे रहा हूँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर 60-61 का ले लीजिए, फिर 62 का ले लीजिए, 62 हो गया। फिर आप ले लीजिए 63, 1 मिनट, 63-64 हो गया। फिर ले लीजिए 65, 66 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुलक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जो है माध्यमाधिका एवं बहुलक, ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये आप लोग पढ़ लीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आते हैं इसमें से। बहुलक में आप बताया था कि जो बहुत हो वही बहुलक होता है। तो इसमें देखना कि बहुत कौन सा है। बहुत का मतलब जो ज़्यादा बार आया हो। तो मुझे दिख रहा है कि 1/2 जो है वो ज़्यादा बार आया है, तो ये आपका बहुलक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट मैं लेकर चला हूँ 66 नंबर। 66 में लिखा है कि 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर डॉट डॉट बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सिक्सटी नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। फिर लिखा हुआ नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेन फ्रेम जो है वो ये पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आता है। मेन फ्रेम का यूज आपका बैंकिंग में, बीमा सेवा, सरकार, इन सब में मेन फ्रेम का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है। मोबाइल सिस्टम में किसका प्रमुख महत्व है ये आपको बताना है। 68 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेटा सुरक्षा। क्या हो जाएगा, डेटा सुरक्षा। सिक्सटी 69, प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है। 69 नंबर, 69 का आपका हो जाएगा .pl। क्या हो जाएगा, .pl। 70, USB 2.0 तकनीकी का रॉ थ्रूपुट क्या है। 70 नंबर का इसका ए हो जाएगा 480 मेगा पर सेकेंड MBPS। थोड़ा सा मुझे आज बुखार है, तो इसी की वजह से थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कंप्यूटिंग सेवा जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 71। तो इसका जो आपका हो जाएगा सीड कंप्यूटिंग,
एडवांस कंप्यूटिंग, स्मार्ट कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, ICT का तात्पर्य है, ICT, तो ICT का जो फुल फॉर्म ही पूछा गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। 73 में लिखा है कि FQDN का पूर्ण रूप क्या है, FQDN का पूर्ण रूप क्या है, इसका भी फुल फॉर्म ही पूछा गया है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्वेश्चन नंबर 74, संक्षिप्त कुंजी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब डॉट डॉट के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब जो है वो विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब जो है वो विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए किया जाता है। 75 नंबर में हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक किया जाता है, हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक किया जाता है, तो इंसर्ट पे, किस पे, इंसर्ट पे क्लिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मेल मर्ज घटक है, मेल मर्ज किसका घटक है, MS वर्ड, MS प्रेस, MS एक्सेल, MS एक्सेस किसका है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है कि MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है, एक कॉलम सम्मिलित करना, फॉर्मेट सेल्स, डिलीट वर्कशीट, एक रो सम्मिलित करना। जो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डिलीट द वर्कशीट। 78 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, NEFT, नेफ्ट, नेफ्ट जो है वो ऑनलाइन प्रणाली है। अब नेफ्ट दे दे आपका RTGS दे दे, UPI से दे दे, तो सब ऑनलाइन प्रणाली है, तो आप लोग जानते ही हैं। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट का उदाहरण है, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो आपका पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग का। क्वेश्चन नंबर 80 लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा है UPS IDA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, क्या हो जाएगा इसका, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। 81 का ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 82 का भी हो जाएगा 70.7%। 83 नंबर लिखा हुआ है कि पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण क्या है, तो 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है कि स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, स्वावलंबन योजना, स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है, 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। और ये जो स्वावलंबन योजना है ये 2017 से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 85 लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 85 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2006। कब, 2006। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है, तो उत्तर प्रदेश का जो बायोटेक पार्क है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में, क्या हो जाएगा, सी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह
व्यवस्था को आचरित करती है। 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी। क्या हो जाएगा? जौनसारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था, ये आपको बताना है। 88 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद। क्या हो जाएगा? फर्रुखाबाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है। जो ये सूफी संत हाजी वारिस अली शाह है, इनके मजार पर मेला कहाँ लगता है, आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा देवा शरीफ में। कहाँ? देवा शरीफ, बाराबंकी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि लखनऊ महोत्सव जिसे अब लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, कब से प्रारंभ हुआ था? तो आपका 90 का हो जाएगा 1975-76। कब से? 1975-76 से। नेक्स्ट लिखा हुआ कि अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हो गया था, ये आपको बताना है। 1856 में। कब? 1856 में। अवध का अंतिम नवाब अगर आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा, आगरा ग्वालियर। 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा और ग्रेटर नोएडा। आगरा ग्रेटर नोएडा को ताज एक्सप्रेसवे जोड़ता है और इसकी जो लेंथ है वो है आपका 165.5 किलोमीटर और आगरा लखनऊ का 302 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 93 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1983 में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना कब हुई? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र की स्थापना कब हुई? 94 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गन्ने के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? लुगदी के कागज और गन्ने के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। सॉरी गन्ना नहीं लिखा हुआ है, गत्ता लिखा हुआ है। लिखा हुआ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? लुगदी और कागज और गत्ते के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध है। माफ कीजिएगा, तो इसका 95 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिजनौर। क्या हो जाएगा? बिजनौर। क्वेश्चन नंबर आपका 96 लिखा हुआ है, सीमेंट। सीमेंट कहाँ पाया जाता है? सीमेंट आपका चुर्क में पाया जाता है, 3 से ही हो जाएगा पहले। कागज, तो कागज आपका सहारनपुर, 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका नोएडा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और फर्नीचर आपका बरेली हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3142 आपका ऑप्शन नंबर ए में ही सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। 97 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल। क्या नहीं है? ऑटोमोबाइल। उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख उद्योग है वो ऑटोमोबाइल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर या अयोध्या। 98 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर में बाबू गन्ना शोध संस्थान स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है 99 में कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो आलू, गन्ना, गेहूं में मैंने आपको बताया है
ये पहला स्थान है। आलू गन्ना गेहूँ में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है और आज का लास्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो सोयाबीन की जो फसल है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बुंदेलखंड। कहाँ सही हो जाएगा? बुंदेलखंड में। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।